अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मेराज अहमद है और इको क्लासेस में आप सबका खुशामदीद। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। जहां दुनिया में वक्तन फ़वक्तन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए और उन्होंने इकनॉमिक्स यानी माशियात को अपने अल्फाज में बयान किया और इकनॉमिक्स को एक नया डिफिनेशन दिया। तो आज हम इन सारे डिफिनेशंस को तीन हिस्सों में बांट देंगे, जहां पर होगा वेल्थ डिफिनेशन, वेलफेयर डिफिनेशन और स्कैरसिटी डिफिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं वेल्थ डिफिनेशन से। बेसिकली जो वेल्थ डिफिनेशंस हैं वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के दिए गए डिफिनेशंस हैं, जहाँ पर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के लीडर और मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ ने अपने बुक वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 में पब्लिश हुआ था, वहाँ पर इकोनॉमिक्स को कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी कि जो दौलत का इल्म होगा वो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने चार चीज़ें डिस्कस की। तो पहला जो था वो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, यानी कि वेल्थ को कैसे प्रोड्यूस किया जाए, वेल्थ को कैसे एक्सचेंज किया जाए, वेल्थ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और चौथा जो था वेल्थ को कंज्यूम कैसे की जाए। तो इन चारों क्वेश्चंस को कौन डील करेगा? इकोनॉमिक्स ही डील करता है। इस डिफिनेशन में आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि यहाँ पर जिस वेल्थ की बात की जा रही है वो असल में मटेरियल वेल्थ है। तो मटेरियल वेल्थ से मुराद वो वेल्थ या फिर वो चीज़ें जो फिज़िकल शेप में प्रोड्यूस की जा रही हों, मतलब कि किसी इंडस्ट्री में किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो रही हो, या फिर हम एग्रीकल्चर सेक्टर के लें तो उसी को ही हम वेल्थ कहेंगे। तो इसी मटेरियल वेल्थ के कंसेप्ट से ही दो अलग कंसेप्ट आते हैं। उस एक को कहते हैं प्रोडक्टिव लेबर और दूसरा अनप्रोडक्टिव लेबर। क्लासिकल इकोनॉमिक्स के मुताबिक प्रोडक्टिव लेबर वो है जो कि मटेरियल गुड्स प्रोवाइड करता है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई सर्विस दे रहा है और प्रोडक्शन हो रही हो, किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और वहाँ से कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही हो, उसे हम प्रोडक्टिव लेबर कहेंगे। और अनप्रोडक्टिव लेबर वो है जो कि इममटेरियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि कोई टीचर है वो स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, वो सिर्फ सर्विसेज दे रहा है और किसी चीज़ की प्रोडक्शन नहीं हो रही है। इसी तरह कोई डॉक्टर है या फिर कोई डांसर है या फिर एक्टर है, उन सबको हम क्या कहेंगे? अनप्रोडक्टिव लेबर, जो कि इममटेरियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो इस डिस्क्रिमिनेशन पर बहुत सारे क्रिटिक्स हुए। जो मेन इंपॉर्टेंट हैं वो यही दोनों हैं। तो पहला वाला है कि इममटेरियल सर्विसेज, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने इममटेरियल सर्विसेज को इकोनॉमिक्स के बाहर कर दिया था। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का यही दावा था कि इममटेरियल सर्विसेज भी इकोनॉमी का हिस्सा है। जहाँ पर कोई डॉक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या फिर कोई टीचर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उनके मसले जो होंगे वो भी इकोनॉमी के अंदर ही डिस्कस होंगे। तो दूसरा है वो ह्यूमन बिहेवियर है, जहाँ पर इकोनॉमिस्ट ने सिर्फ वेल्थ के ऊपर ही फोकस किया कि वेल्थ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए या फिर एक्सचेंज किया जाए, जहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर को नज़रअंदाज किया गया। तो यही दो मेन इम्पोर्टेंट क्रिटिक्स थे। हम चलते हैं वेलफेयर डिफिनेशंस की तरफ, जो कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के दिए गए डिफिनेशंस हैं। जहाँ पर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जो लीडर थे अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने अपने बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो 1819 में पब्लिश हुई थी, वहाँ पर उन्होंने इकोनॉमिक्स को कुछ इस तरह डिफाइन किया कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। या फिर हम यूँ कह लें कि इकोनॉमिक्स डील्स ऑल द एक्शंस दैट पीपल टेक इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक वेलफेयर। बेसिकली यहाँ पर मार्शल के कहने का मतलब ये है कि सिर्फ दौलत कमाना या फिर उसको कंजप्शन वगैरह ही इंसान की आखिरी ख्वाहिशात नहीं हैं, बल्कि इंसान दौलत को कमाता है ताकि वो अपने ख्वाहिशात को पूरा कर सके। तो यहाँ पर जो मार्शल है वो नॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है कि कौन सी चीज़ें सोसाइटी के लिए अच्छी हैं और कौन सी बुरी हैं, इनकी कौन सा पॉलिसी अच्छा है और कौन सा गलत है या फिर कौन सा अनइफेक्टिव है। तो यहाँ पर जिस इकोनॉमिक वेलफेयर की बात की जा रही है वो असल में मटेरियल वेलफेयर है, जो कि सेम मटेरियल वेल्थ से ही रिलेटेड है। कि सिर्फ जो चीज़ें प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रही हों या फिर जो लेबर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहा है या कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है, उनकी डेवलपमेंट, उनकी प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, उनके ही ऊपर जो इकोनॉमिक्स है वो काम करेगा। जो इममटेरियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है। इस डिफिनीशन को क्रिटिसाइज़ करने में रॉबिन्सन सरफेहरिस्त हैं, जहाँ पर उन्होंने दो पॉइंट दिए
कि मटेरियल वेलफेयर यानी कि जो इकोनॉमिक्स डील करता है सिर्फ मटेरियल वेलफेयर से, तो ये गलत है। इकोनॉमिक्स जो है इममटेरियल वेलफेयर के हवाले से भी डील करता है कि जो टीचर्स हैं या फिर जो डॉक्टर्स हैं या फिर कोई और जो सर्विसेज से प्रोवाइड कर रहा है उसके वेलफेयर के हवाले से भी इकोनॉमिक्स डील करेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो ओनली वेलफेयर यानी कि मार्शल के मुताबिक इकोनॉमिक्स जो है सिर्फ वेलफेयर के ही हवाले से बात करेगा, यानी कि क्या सोसाइटी के लिए अच्छा है उसी के हवाले से ही बात करता है। तो जहाँ पर वेलफेयर की बात हो रही है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ वेलफेयर के ऊपर फोकस नहीं करता बल्कि कुछ ऐसे डिसीजन भी लेता है कि वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं या कि ख़तरनाक हैं। मतलब कि हम ले सकते हैं कि सिगरेट की प्राइसिंग हो वो भी इकोनॉमिक्स ही डील करेगा, और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही हों सिगरेट की या फिर वाइन की या फिर हम कहें आर्म्स की, तो इन चीज़ों को भी इकोनॉमिक्स डील करेगा। तो यहाँ पर सिर्फ वेलफेयर कहना वो गलत होगा। तो सबसे आखिर में हमारे पास स्कैरसिटी डिफिनेशंस हैं जो कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट रॉबिन्सन्स ने अपने इससे ऑन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स जो 1935 में पब्लिश हुई थी, वहाँ पर उन्होंने इकोनॉमिक्स को कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया कि इकोनॉमिक्स स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तीन पॉइंट्स ही मिलेंगे। तो एक होगा एंड्स, दूसरा है स्केर्स मीन्स, और तीसरा अल्टरनेटिव यूजेस। तो यहाँ पर रॉबिन्सन ने बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर काम किया है कि इंसान जो हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे किन चीज़ों के ऊपर से। एंड्स यानी कि जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, जो इंसान की ख्वाहिशात हैं वो लामहदूद हैं यानी कि बहुत सारे हैं, तो उनके ऊपर। और दूसरा जो है स्केर्स मीन यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज के हवाले से, जहाँ पर हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं यानी कि लातादाद ख्वाहिशात हैं और महदूद वसाइल हैं। तो लातादाद ख्वाहिशात को महदूद वसाइल से पूरा नहीं किया जा सकता, तो इसी वजह से हमें क्या करना होगा, चॉइसेस करनी होंगी। तो दूसरी तरफ जहाँ पर हमारे पास महदूद वसाइल हैं यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और यही रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं यानी कि डिफरेंट यूजेजेस हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पर हम कोयला ले लें, ठीक है। कोयले को हम घर के काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि कुकिंग वगैरह के लिए। दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल सेक्टर में एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं और रेलवेज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लामहदूद ख्वाहिशात हैं, महदूद वसाइल हैं और इन्हीं वसाइल के डिफरेंट या फिर अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर जो ह्यूमन हैं, जो सोसाइटी है, वो क्या करना चाहेगी, बेस्ट चॉइसेस फॉर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यानी कि अगर कोयला के ख्वाहिशात जो हैं अनलिमिटेड वांट्स हैं यानी कि सोसाइटी के अंदर कोयला के हवाले से बहुत सारी ख्वाहिशात हैं कि क्या क्या किया जा सकता है, लेकिन कोयला जो खुद है वो क्या है, लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसके डिफरेंट यूजेजेस भी हैं कि कोयला को कहाँ इस्तेमाल किया जा सके, इंडस्ट्री में इस्तेमाल करें या फिर रेलवे में इस्तेमाल करें या फिर घर के काम में इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर ह्यूमन को चॉइस करना होगा कि इन तीनों में से पहले किस जो वांट है वो कौन सा नीड है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसे पहले पूरा किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।